हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव्स। आज हम जो है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट। जो ट्रांसवर्स नेचर है लाइट वेव्स का, उसके बारे में जो फॉलोइंग फैक्ट है, जो नीचे दिया गया फैक्ट है, वो बताता है। The phenomena of interference and diffraction confirm the wave nature of light. Light जो है एक wave nature का है, एक wave की तरह है। उसके बारे में interference और diffraction ने हमें बताया। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ने कंफर्म किया कि जो लाइट है वो वेव की तरह बिहेव करता है। However, none of these phenomena is able to identify the nature of the light waves. लेकिन ये जो phenomena है वो ये नहीं बता पाया कि जो light waves है उसका nature क्या है। That is, these phenomena do not tell us whether the light waves are longitudinal or transverse. तो ये phenomena हमें ये नहीं बता पाया कि जो light waves है वो longitudinal है या transverse है। और transverse wave जो है, हम उस wave को कहते हैं जिसमें जो particle of medium है वो vibrate करता है perpendicular to the direction of propagation of waves. There is another phenomena associated with light called polarization. जो light है उससे related एक दूसरा phenomena भी होता है जिसको हम कहते हैं polarization. It is a well established fact that only transverse waves can be polarized and not longitudinal one. और ये जो है एक फैक्ट है कि जो ट्रांसवर्स वेव्स है वो पोलराइज्ड होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का पोलराइजेशन नहीं होता। फर्दर, इट इज ऑल्सो अ वेल नोन फैक्ट दैट द लाइट वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। और ये भी एक फैक्ट है कि जो लाइट वेव्स है वो भी पोलराइज्ड होता है। Hence, we can conclude that the light waves are transverse in nature. अब light waves polarize हो रहा है और longitudinal waves polarize नहीं होता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो light waves है वो transverse है nature में। The transverse nature of light waves can also be proved as follows. और जो transverse nature है light waves का वो हम ऐसे prove कर सकते हैं। नीचे दिया है उसका प्रूफ। कंसिडर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव ट्रेवलिंग इन द एक्स डायरेक्शन एंड एन एलिमेंट्री parallelepiped OABCDEFG placed with its edges parallel to the three axis figure first. The wave front in the YZ plane and ABCD is a portion of it at time T. हम कंसिडर करते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव को जो कि एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, और हम कंसिडर करते हैं एक एलिमेंट्री पैरेललोपाइप्ड को जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है OABCDEFG, जिसका जो एजेस है वो 3 एक्सिस पे होता है। द वेव फ्रंट इज द YZ प्लेन। जो वेव फ्रंट है वो जो है YZ प्लेन में है, इस वाले प्लेन में है। एंड ABCD इज द पोर्शन ऑफ इट एट टाइम T। और ABCD जो है वो उसका एक पोर्शन है टाइम T में। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विल बी जीरो इन द राइट ऑफ द फेज ABCD. But to the left of this phase, the value of the two fields depends on x and t, but not on y and z, since we are considering plane wavefront. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ABCD के राइट साइड पे जीरो होता है, लेकिन जो लेफ्ट है फेस के लेफ्ट वाले साइड पे जो वैल्यूज है दो फील्ड्स का वो x और t पे डिपेंड होता है और y और z पे डिपेंड नहीं होता है। क्योंकि एक प्लेन वेव फ्रंट है तो उसका जो प्लेन है वो हमें पता होगा, YZ प्लेन में है, वो प्लेन कांस्टेंट होगा, इसलिए उसका जो x और t है वो चेंज होगा लेफ्ट साइड पे। कंसिडर द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड नॉट इंक्लूजिंग एनी चार्ज। ये जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है फिगर फर्स्ट में जो दिखाया है ABCDEOGF,
ओ ए डिस्टेंस है डी एक्स, ओ ई डिस्टेंस है डी जेड और ओ जी डिस्टेंस है डी वाई, और यहाँ पर डी एस जो है वो एक नॉर्मल वेक्टर है, उस छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर है। ठीक है, ये जो पैरेललो पाइप है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। The total electric flux across it must be zero according to Gauss law। तो अगर चार्ज नहीं है तो गॉस लॉ के मुताबिक जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके इनसाइड में ज़ीरो होना चाहिए। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा। ई डॉट डी एस जो है वो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है, जो कि ज़ीरो होगा इस केस में गॉस लॉ के मुताबिक। अब ये जो ई डॉट डी एस है ये जो है पूरा क्लोज सरफेस के लिए है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले सरफेस हम कंसिडर करेंगे ए बी सी डी, उसका इंटीग्रेशन करेंगे सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, फिर उसके बाद जो सरफेस ओ जी एफ ई है उसका इंटीग्रेशन करके प्लस करेंगे, फिर उसी तरीके से जो सरफेस बी जी एफ सी है उसका इंटीग्रेशन करना है उसके, और ओ ई डी वाले सरफेस का हम अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, डी सी एफ ई सरफेस का भी सरफेस इंटीग्रेशन अलग से करेंगे, और ओ ए बी जी का भी सरफेस इंटीग्रेशन अलग से करेंगे। तो इन सारे सरफेस का इंटीग्रेशन का टोटल होगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्लोज सरफेस आ जाएगा, वो बराबर होगा ज़ीरो के, और उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। सिंस ई डज नॉट डिपेंड ऑन वाई एंड जेड, ये जो है एक प्लेन वेव है तो उसका जो वैल्यू है वो x और t पे डिपेंड होगा, y और z पे डिपेंड नहीं होगा। Therefore the total electric flux coming from the faces normal to y and z axis will cancel out in pairs। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा फेसेस से जो कि नॉर्मल होगा y और z एक्सिस से, वो जो है कट हो जाएगा पेयर में। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बी जी एफ सी है और ई डी ए ओ है वो वाई एक्सिस से नॉर्मल है, और उसी तरीके से ये जो डी सी एफ ई है और ओ ए बी जी है वो नॉर्मल है जेड एक्सिस से। तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी जी एफ सी ई डॉट डी एस प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ओ ई डी ए ये परपेंडिकुलर है ये दोनों फेसेस वाई एक्सिस से, तो उसका सम जो है वो ज़ीरो होगा, या ये दोनों जो है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगा। और उसी तरीके से सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी सी एफ ई और सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ओ ए बी जी ई डॉट डी एस जो है वो एक दूसरे के असर को कैंसिल करेगा, वो ज़ीरो के बराबर आएगा, और उसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड कंसिडर करेंगे। तो इन्हीं वैल्यूज को हमें क्या करना है, पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी ई डॉट डी एस प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ओ जी एफ ई डॉट डी एस जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर फोर्थ। If Ex and Ex dash are the values of x component of electric field on the faces ABCD and OGFE respectively, then we have, हम सपोज करते हैं कि जो फेस ABCD है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है Ex, x वाला कंपोनेंट को हमें कंसिडर करना है क्योंकि x डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है, और OGFE वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है Ex डैश। ABCD वाले फेस पे E के जगह पे हम Ex पुट करेंगे, और OGFE वाले फेस पे E के जगह पे E वेक्टर के जगह पे हम Ex डैश पुट करेंगे, और E डॉट डी एस डॉट प्रोडक्ट जो है E डी एस कोस थीटा के बराबर आएगा, तो हम कोस थीटा को लिखेंगे। ABCD वाले केस में जो थीटा है वो ज़ीरो के बराबर है। हम यहाँ पर देख सकते हैं ABCD वाले केस में जो DS वाला वेक्टर है वो जो है x एक्सिस वाले डायरेक्शन में है, जहाँ पर E वेक्टर है उसी डायरेक्शन में है EX वाले डायरेक्शन में, तो वहाँ पर एंगल जो है वो ज़ीरो होगा। लेकिन जो FGOE वाला फेस है उधर 180 बना रहा है x एक्सिस के साथ DX वेक्टर, तो वहाँ पर हमें एंगल लिखना होगा 180 डिग्री। वही लिखा है
cos ऑफ 0 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है और cos ऑफ 180 डिग्री जो है वो -1 के बराबर होता है, उसी को हम पुट करेंगे। तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ Ex dx माइनस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ Ex ds जो है वो 0 के बराबर होगा। ds जो है वो एक सरफेस को डिनोट करता है, तो हम ds के जगह पे dy इंटू dz लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर dz और d वाले प्लेन में ये हमारा सरफेस ds है, तो वही हमने लिखा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, dy और dz को कॉमन निकालेंगे। दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है तो हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो Ex माइनस Ex डैश dy dz इज इक्वल टू 0 आएगा। अब dy इंटू dz तो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा सा एरिया है, उसका कोई वैल्यू होगा, तो हमारा Ex माइनस Ex डैश जो है वो 0 के बराबर आएगा। Ex इज इक्वल टू Ex डैश के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू 0। दिस रिलेशन इज ट्रू ओनली इफ, ये रिलेशन तभी ट्रू होगा जब Ex डैश जो है वो 0 के बराबर होगा या Ex और Ex डैश जो है वो इक्वल होगा। इफ Ex एंड Ex डैश is equal, it would mean that the electric field associated with the electromagnetic wave is static. Ex और Ex dash equal है, उसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्टेटिक है, वो चेंज नहीं हो रहा है। And such static electric field cannot generate electromagnetic waves. Electromagnetic waves generate होने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका चेंज होना होता है, ये तो स्टेटिक है, तो ये जनरेट नहीं करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। सो Ex इज नॉट इज इक्वल टू Ex डैश, तो जो Ex है वो Ex डैश के बराबर नहीं होगा। Therefore Ex minus Ex dash is equal to 0. That is, no electric field exists along the direction of propagation of electromagnetic wave. ये जो है स्टेटिक नहीं हो सकता है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट नो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अलोंग। Thus we conclude in the propagation of electromagnetic waves, the electric and magnetic fields are transverse, that is perpendicular to the direction of वेव प्रोपगेशन। तो हमें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपगेशन होता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपगेशन होता है तब जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स का टी हमें याद रखना है, टी का अगर हम उल्टा करेंगे तो हो जाता है परपेंडिकुलर, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव से, एंड जब परपेंडिकुलर होता है तो होता है ट्रांसवर्स। हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो नेचर में ट्रांसवर्स होता है। तो यही है आज का टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।